हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। 18 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के सेशन को। और सेशन को शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को टाइम से देख सकें। तो पहला प्रश्न है आज का, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर वन एक शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद, गुकेश डी, विदित गुजराती या पेंटाला हरिकृष्णा। तो विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए शतरंज के नंबर वन खिलाड़ी जो बन गए हैं वो है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, ये आपको नजर आ रहे हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद की फोटो है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स में विश्व शतरंज चैंपियन डिक लेरेन को हरा दिया है और इस जीत के साथ प्रज्ञानंद विश्वनाथ आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन हराने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। वह लाइव रेटिंग की बात करें तो वह लाइव रेटिंग के मामले में आनंद को पछाड़कर भारत के लिए नंबर वन एक शतरंज खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो कौन बन गए हैं नंबर वन शतरंज के खिलाड़ी? प्रज्ञानंद, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? 2, 3, 4 या 5। तो भारत की रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की क्षमता के आधार पे जो भारत का स्थान है वो आपको बता दें। भारत का स्थान यहाँ पर है चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। भारत को कौन सा स्थान दिया है? चौथा स्थान भारत की सेना को मिला है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने सैन्य क्षमता के आधार पर दुनिया के देशों की एक रैंकिंग जारी की है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में अमेरिका जो है वो पहले नंबर पे आती है। रूस का स्थान यहाँ पर दूसरा है। वहीं चीन की बात करूँ तो चीन का स्थान तीसरा मिला है। भारत को चौथा स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में दुनिया के 145 देशों को शामिल किया गया था। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान का जो स्थान है वो 9वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में सैन्य क्षमता का आकलन करने वाले 60 फैक्टर्स को शामिल किया गया था और इन फैक्टर्स के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें फर्स्ट स्थान आपका अमेरिका का है, सेकंड पे रूस है, चीन आपका तीसरे स्थान पे है, वहीं भारत आपका चौथे स्थान पे है। पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो अपना कितने वो 9वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, पैट कमिंस या जो रूट। तो राइट आंसर आपका बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है दिसंबर महीने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। ये पैट कमिंस नजर आ रहे हैं आपको, ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं और इनकी कप्तानी में इस बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप जीता था। वहीं इनके बारे में एक बात और आपको बता दें, ये इस बार के आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। सनराइजर हैदराबाद ने इन्हें 20 करोड़ रुपए में खरीदा है। ठीक है, किसके द्वारा खरीदा गया है? सनराइजर हैदराबाद के द्वारा खरीदा गया है पैट कमिंस को 20 करोड़ में, और ये दूसरे आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। आईसीसी ने साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं इन्हें मिला है। ये आपको नजर आ रहे हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट का अवार्ड भारत की दीप्ति शर्मा को मिला है। ये दीप्ति शर्मा है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट का अवार्ड भारत की दीप्ति शर्मा है ये। ठीक है, मिला है। आईसीसी हर महीने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित करता है। तो दिसंबर में ये दो लोगों को मिला है, भारत की दीप्ति शर्मा व ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा?
अमित शाह, रघुराम राजन, रंजन गोगोई या रतन टाटा? तो इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, रंजन गोगोई। ठीक है, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई को सम्मानित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये है रंजन गोगोई, इन्हें असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। असम वैभव की बात करें तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। असम वैभव राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने साल 2019 में अयोध्या राम मंदिर के लिए एक अहम निर्णय दिया था। ठीक है, जिसमें सीएम रंजन सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी राम मंदिर के अहम निर्णय पर। ठीक है, तो इन्हें असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन में है आपका आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड या दीपक फर्टिलाइजर्स। तो आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो हो जाएगा आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, महाराष्ट्र सरकार ने आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ एक समझौता किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख एमटीपीए की क्षमता के साथ राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ एक समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट पे कुल 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। कितना खर्चा होगा इस प्रोजेक्ट पे? तो 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर इस प्रोजेक्ट पे खर्च किए जाएंगे। और इस प्लांट में ग्रीन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये प्लांट लगाया जा रहा है ग्रीन लिक्विड अमोनिया के उत्पादन के लिए। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये प्लांट लगाया जा रहा है जिसमें कुल 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान? तो आपका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड के द्वारा यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन, ठीक है, जो हो रहा है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्विट्जरलैंड द्वारा उसकी मेजबानी की जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। यूक्रेन पर एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुरोध पे स्विट्जरलैंड इस सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हुआ है। आपको बता दें कि रूस के द्वारा 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में अपनी सेना भेजी गई थी और तभी से दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है जो कि अभी तक चल रहा है। अभी तक इसका कोई भी हल नहीं निकला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपके काठमांडू, कोलंबो, नई दिल्ली या ढाका? तो आपका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक है, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का 12वीं महासभा का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इस 2 दिवसीय 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी को किया गया था। ठीक है, खम्बो लामा शामागिन गोम्बाजोव के अनुरोध पर साल 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके अनुरोध पर? खम्बो लामा शामागिन गोम्बाजोव के अनुरोध पर एशियाई बौद्ध सम्मेलन की शुरुआत जो है वो 1969 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में स्वास्थ्य कल्याण सहित 5 प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग रुझानों का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग, योजना आयोग, शिक्षा आयोग या विश्व आर्थिक मंच? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में स्वास्थ्य और कल्याण सहित
5 प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग रुझानों का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में पाया गया है कि 2020 से पहले वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग संकेतक धीरे-धीरे लेकिन लगातार सुधार कर रहे हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से ही स्वास्थ्य पर वैश्विक सहयोग में गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब जो है वो इसमें धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह दक्षता को बढ़ाने हेतु टोल प्लाजा पर यातायात की आवाजाही में सुधार करने के लिए किस उद्देश्य से किसने एक वाहन एक फास्ट टैग पहल शुरू की है? नीति आयोग, शिक्षा आयोग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केंद्र सरकार? तो ये की है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा एक पहल शुरू की गई है, एक वाहन एक फास्टैग। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने के लिए और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए एनएचआई ने एक वाहन एक फास्टैग की पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग करने और एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग को जोड़ने और उपयोगकर्ता व्यवहार को हतोत्साहित करना है। ठीक है, तो क्या कौन सी पहल लागू की गई है? एनएचएआई के द्वारा एक वाहन एक फास्टैग पहल लागू की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग करना इस पहल का उद्देश्य है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 4 दिवसीय कार्यक्रम 20 से 23 दिसंबर तक आयोजित किया गया था? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड? तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका थाईलैंड। ठीक है, भारत और थाईलैंड के मध्य 4 दिवसीय जो समुद्री अभ्यास था पहला, इसका आयोजन 20 से 23 दिसंबर 2023 तक किया गया था। इस अभ्यास के पहले संस्करण में भारतीय नौसेना की स्वदेशी निर्मित पोत कुलिश और INLCU 56 ने भाग लिया था, जबकि रॉयल थाई नौसेना की ओर से थाई मैजेस्टी शिप प्रचुरप खीरी खान ने हिस्सा लिया था। ठीक है, थाईलैंड की तरफ से थाई मैजेस्टी शिप प्रचुअप खीरी खान के द्वारा हिस्सा लिया गया था। वहीं भारतीय नौसेना की तरफ से स्वदेशी निर्मित पोर्तकुलिश और INS-LCU 56 ने इस त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया था, जिसका आयोजन 20 से 23 दिसंबर के मध्य किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने मौसम की निगरानी के लिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज लॉन्च किया? नीति आयोग, शिक्षा आयोग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा मौसम की निगरानी के लिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स के नए परिसर का उद्घाटन किया है? केरल, पंजाब, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पालासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कर अधिकारियों को भगवान राम की जिंदगी से प्रेरणा लेने के लिए कहा। इसके द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साई जिले के पालासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी का नए परिसर का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के ऑरलैंडो फ्लोरिडा में मिस अमेरिका ब्यूटी पेजेंट 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें एयरफोर्स पायलट मेडिसन मार्स मिस बनी है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान या अमेरिका? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ठीक है,
अमेरिका में ऑर्लैंडो फ्लोरिडा में मिस अमेरिका ब्यूटी पेजेंट 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें एयरफोर्स पायलट मेडिसन मार्स मिस बनी है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। अमेरिका इतिहास में पहली बार कोई एक्टिव एयरफोर्स पायलट मिस अमेरिका बनी है। 22 साल की मेडिसन मार्स ने यह ब्यूटी पेजेंट जो है वो जीत लिया है। वो मिस वर्ल्ड 2024 में अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगी। जीत के बाद दिए गए इंटरव्यू में मार्स ने कहा है कि सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि यह खिताब जीतने वाली वो पहली एक्टिव एयरफोर्स पायलट हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि सच पूछिए तो उनके लिए यह काम F-16 फाइटर जेट उड़ाने से भी मुश्किल था। मेडिसन की जीत के बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर न सिर्फ मार्स की 2 फोटो शेयर किए हैं, बल्कि इतिहास रचने के लिए उन्हें बधाई भी दी है। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई एक्टिव एयरफोर्स पायलट मिस अमेरिका बनी है, और अब वो मिस वर्ल्ड 2024 में अमेरिका को रिप्रेजेंट भी करेंगी। ठीक है, तो ये थे आज के यानी 18 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।